सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता। इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं को देखा था। आपने उन सभी को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। अगर आप हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड सारे एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। तो आइए टॉपिक को अब शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। माता जो थी उनका नाम प्रभावती देवी था। बात करें बोस की स्कूली शिक्षा की, रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल कटक से हुआ था। स्नातक शिक्षा प्रेसिडेंशियल कॉलेज कलकत्ता से किए। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से प्राप्त की। यहाँ उन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण किया। 1920 में इन्होंने ICS परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस पास की, जिसे 1921 में तुरंत ही छोड़ दिया। यहाँ से आपको एग्जाम में दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला, जन्म कहाँ और कब हुआ। दूसरा, उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की। सिविल सर्विसेज को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो हैं भारतीय राजनीति में कूद पड़ते हैं। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे चित्तरंजन दास थे और आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो वे थे स्वामी विवेकानंद। असहयोग आंदोलन के बाद 24 अक्टूबर 1924 को ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेशन 3 के तहत बिना मुकदमे को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआत में उन्हें अलीपुर कलकत्ता जेल में रखा जाता है। फिर 25 जनवरी 1925 को उन्हें मांडले जेल बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां भेज दिया जाता है। वहां लगभग 2 साल 4 महीने बंद रहने के बाद खराब स्वास्थ्य के कारण मार्च 1927 में इंसेन जेल रंगून ले जाया जाता है। आखिरकार 16 मई 1927 को उन्हें रिहा कर दिया जाता है। यहाँ पर 2-3 बातें याद रखें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक एवं आध्यात्मिक गुरु को। साथ ही याद रखें उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कब कैद में रखा था और किस जेल में, खासकर मांडले जेल को याद रखें। इस स्लाइड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट को याद रखें, 1927 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव चुने गए। बाकी सभी पॉइंट को एक नज़र से आप देख लें, क्योंकि 1927 से 1938 तक ये सभी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिए। अब आता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन करवाते हैं और इस बार महात्मा गांधी के समर्थन प्राप्त पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का मुख्य विवाद गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच जो था, उनके विचारों में अंतर था। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आक्रामक संघर्ष के पक्षधर थे और विदेशी सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, जैसे जर्मनी और इटली के सहयोग से। लेकिन महात्मा गांधी अहिंसा के तरीके और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। ये स्लाइड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी को याद रखें। पट्टाभी सीतारामैया की हार पर गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, बोस की जीत उनकी नहीं, मेरी हार है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कार्य में सहयोग न मिलने और पार्टी में मतभेद बढ़ने के कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनके स्थान पे नए अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो यहाँ पर याद रखें, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन करते हैं। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि 1941 में वे भागने में सफल होते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1941 में अफगानिस्तान सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी में पहुंचते हैं। हिटलर से मुलाकात का उद्देश्य
अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में समर्थन जुटाना था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर सबसे पहले हिटलर ने ही पुकारा था, इसे याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में रहते हुए इटली के दौरा किए और मुसोलिनी से वहां मिले। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस मई 1943 में जापान के टोक्यो पहुंचते हैं। अब बात करें आज़ाद हिंद फौज की। इसकी स्थापना 1942 में जापान में रास बिहारी बोस एवं कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करना। आइए अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में जापान में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया। इसके अलावा संस्थापक सदस्य जो थे रास बिहारी बोस भी थे। इन्होंने जापान एवं अन्य देश में ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को मिलाकर एक सेना बनाई, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। यहाँ रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं 1943 में ही, इसे याद रखें। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद सरकार। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और वे आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर घोषित किए गए। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना था और इसके सशस्त्र संघर्ष में भाग लेना था। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा रंगून बर्मा में दिया। आज़ाद हिंद फौज को 3 रेजिमेंट में बांटा गया था। इसके अलावा एक महिला रेजिमेंट भी थी, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। इस प्रकार कह सकते हैं आज़ाद हिंद सरकार में कुल 4 रेजिमेंट थे। आज़ाद हिंद फौज के 3 मुख्य रेजिमेंट गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट था। इसके अलावा एक महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट था। अब देख लें आज़ाद हिंद फौज के झंडे को। इसमें वर्तमान झंडे के तरह 3 रंग थे, केसरिया, उजला और हरा, जिसके ऊपर में आज़ाद और नीचे हिंद लिखा हुआ था। साथ ही उजला वाला भाग में फांता हुआ बाघ का चिन्ह था। इन सभी पॉइंट को आप याद रखें। आज़ाद हिंद फौज बर्मा म्यांमार में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया और यहीं बर्मा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। इस सरकार को आज़ाद हिंद सरकार नाम दिया गया था। नेताजी इसके प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जापान, जर्मनी, फिलीपींस समेत 9 देशों ने मान्यता दिया। इन सभी को याद रखें। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। याद रखें, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन को सॉफ्ट पॉलिसी आंदोलन कहकर विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में हो गई। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारे एवं कथन। पहला नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा 4 जुलाई 1944 को बर्मा म्यांमार में भाषण के दौरान दिया। इनका अन्य नारा है जय हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की जय हो, दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में 5 जुलाई 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उनका कथन था आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्वतंत्रता को एक स्वाभाविक अधिकार बताया, जिसे किसी से मांगा नहीं बल्कि लिया जाता है। उनका कथन था एक लक्ष्य आज़ादी। उनका संकल्प था भारत को जब तक आज़ादी नहीं मिलती उनका जीवन उसी के लिए समर्पित रहेगा। अब हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहला पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। इसका हिंदी होगा भारतीय संघर्ष। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध पुस्तक है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने इस पुस्तक में 1920 से 1942 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को वर्णन किया है।
द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था भारत में, क्योंकि उसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है एन इंडियन पिलग्रिम, एक भारतीय तीर्थयात्री। यह सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने बचपन के शिक्षा, राजनीतिक विचारों और क्रांतिकारी जीवन का वर्णन किया है। इस पुस्तक को उन्होंने 1930 के दशक में लिखा था। हमारा थर्ड पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं, लेटरों का एक संग्रह है, लेटर टू एमिली सेंकेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पत्नी एमिली सेंकेल को कई पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने अपने निजी विचार, राजनीतिक दृष्टिकोण एवं भारत की स्वतंत्रता की योजनाओं का उल्लेख किया था। इन पत्रों को बाद में संग्रह करके एक किताब लिखा गया था। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड सारे MCQ करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे।